चलिए, पिछले क्लास में तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर देखे थे या बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन में हम लोग किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। चलिए, सबसे पहला देखिए आता है थेरेपेटिक एजेंट। चलिए देखिए, थेरेपेटिक एजेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म के जीन को मैनिपुलेट करके उसे नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करते थे। तो देखिए जरा, अगर हम लोग बात करें थेरेपी में हम लोग किस तरह से इसका यूज करते हैं, जैसे प्रोटीन ले लेके एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात कर ले इसका प्रोटीन का, तो प्रोटीन क्या है कि जो हम लोगों को मिल रहा है, पहले जो मिल रहा था उसमें क्या था कि वो जितना हम लोगों को चाहिए उतना अमाउंट में अवेलेबल नहीं था। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी से जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म का यूज करके इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं और उसके बाद इसका यूज जो है फार्मास्यूटिकल में करते हैं, फार्मास्यूटिकल में करेंगे। देखिए जरा, प्रोटीन विद पोटेंशियल एज फार्मास्यूटिकल एजेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग प्रोटीन तैयार करेंगे, फिर जिसका यूज जो है हम लोग फार्मास्यूटिकल में करते हैं। इसके अलावा देखिए इंजाइम का भी यूज हम लोग क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए करते हैं। किस पर्पस के लिए? फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इसके बाद और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग इंजाइम का यूज जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में करते हैं। पहला है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कहां से मिलता है, ई कोलाई से, और इसका यूज कहां करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फनेस। ह्यूमन ग्रोथ एंजाइम, जिससे क्या होता है, किसी भी ह्यूमन के जो क्या करता है, किसी भी ह्यूमन के ग्रोथ को क्या करेगा, किसी भी ह्यूमन के ग्रोथ को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। अब अगर ये क्या है, किसी भी ह्यूमन में कम है, अमाउंट इसका क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में उस जीन को डाल करके वहां बहुत सारा एंजाइम प्रोड्यूस करा के उससे जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस से जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से उसके बाद उसका यूज किया जाएगा ड्वार्फनेस को ठीक करने में। इसके बाद देखिए, इसके बाद इंटरल्यूकिन्स, ये भी कहां से मिलता है, कहां से लोग तैयार करेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई से। ये करेगा क्या, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता है किस तरह से किया जाता है, क्या करते थे, एक बार फिर से देख लीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे पहला हम इसमें जीन मैनिपुलेशन करते हैं। एक लाइन में अगर याद रखेंगे तो ये है कि जीन मैनिपुलेशन, कोई जीन का मैनिपुलेट कर देंगे जीन को, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए प्रोसेस क्या सब है। पहला हम लोग क्या किए, एक फॉरेन जीन लिए, दूसरा वेक्टर जीन लिए। पहला फॉरेन जीन लिए, दूसरा वेक्टर जीन लिए, तीसरा अब उस फॉरेन जीन को वेक्टर में क्या कराया, इंटर करा दिया। उसके बाद उसका टेस्ट होगा कौन सा रिकम्बिनेंट है, रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार किए। अब उस डीएनए को क्या करेंगे, किसी भी बैक्टीरिया में जहां पर प्लाज्मिड है वहां इंटर कराएंगे। इंटर कराने के बाद उसको वहां ग्रो कराएंगे और ग्रो कराने के बाद वहां से प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए लोग आने का जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो पहले हम लोग इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं। इंसुलिन क्या है, तो देखिए इंसुलिन जो है ये हम लोगों के बॉडी में जो है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब देखिए ये इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को डिजनरेट करता है, डाइजेस्ट करता है। ये अगर हम लोगों के बॉडी में घट गया, डिक्रीज कर गया, तो इसके कारण क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ेगा, जिसके कारण डायबिटीज जो है वो किसी भी पेशेंट में, मतलब किसी भी पर्सन में होना शुरू होगा। अब देखिए कि इस डायबिटीज को रोकने के लिए हम लोगों को जरूरत है किसका, तो इंसुलिन का। तो देखिए सबसे पहले इंसुलिन
जो डायबिटीज को कम करता है ये हम लोगों के बॉडी में है, लेकिन अगर किसी भी पर्सन में ये कम हो गया उस कंडीशन में हम लोग जेनेटिक इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं और फिर उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहला जो जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन है वो खोजा गया था बेंटन और बेस्ट के द्वारा, which is obtained from ruminant animal, gut of ruminant animal, जैसे कैटल, पिग, इस सबसे क्या किया जाता था, तैयार किया जाता था, जिसके का ये फॉरेन प्रोटीन होता था, ये क्या फॉरेन हो जाता था, यानी कि अब जानवर से निकाल करके ह्यूमन में डाल रहे, तो उसके कारण बहुत सारे पर्सन में ये क्या होता था, एलर्जी क्रिएट कर देता था। अब उस एलर्जी क्रिएट को रोकने के लिए क्या किया गया, तो सोचा गया ऐसा चीज तैयार किया जाए जिससे क्या हो, ये एलर्जी क्रिएट नहीं करे, पहला बात। दूसरा बात ये भी था कि अब मान लीजिए कि इतना इंसुलिन निकालना है, अब पहले क्या कीजिए, किसी एनिमल्स को, कोई भी एनिमल है उसको पहले मारिए, तब उसका पेनक्रियाज निकालिए, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस था। और दूसरा इसके साथ ये भी था कि बायोडायवर्सिटी का भी लॉस कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए, रूमिनेंट एनिमल से आप क्या कर सकते थे, इस तरह से नहीं निकाल सकते थे, सबसे बड़ा कारण था एलर्जी। समझ के बात को। चलिए अब आता है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है स्ट्रक्चर इंसुलिन का, फिगर 12.3। चलिए हम लोग जरा इंसुलिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से होता है। तो ये जो फिगर बना रहे हैं लोग, ये क्या है, इंसुलिन है। ये हम लोग फिगर किसका बना रहे हैं, तो इंसुलिन का। फिगर है इंसुलिन, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। देखिए इंसुलिन होता है ए, बी और सी, तीन चेन है हम लोगों के इंसुलिन में। ध्यान दीजिए जरा, अभी फिलहाल में ये देखिए कि इंसुलिन का अगर बात करें तो ये क्या होता है, 51 एमिनो एसिड से क्या होगा, 51 एमिनो एसिड से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 51 एमिनो एसिड फॉर्मिंग 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर बात किया जा रहा है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। हम आप दिखा रहे हैं 3। तो देखिए व्हिच इज लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो है जुड़ा हुआ किससे होगा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे जुड़ा हुआ होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। देखिए ये सारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ये किससे जुड़ा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कितना चेन है, तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ के बात को। चलिए अब हम लोग बात यहाँ ये कर लेते हैं कि यहाँ बात कर रहे हैं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या हुआ, ये हुआ कुछ नहीं, आपको यहाँ ये देखना कि जब एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जब एनिमल्स में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो वो 3 चेन से हो, 3 चेन वहां होता है, चेन ए, चेन बी और चेन सी। ये जो चेन है, अब देखिए जब ये होगा प्रो, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रो इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रो इंसुलिन। यानी कि इसके फॉर्मेशन के समय जिस किसी भी एनिमल में अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन 3 चेन से मिलकर बना है, चेन ए, बी और सी। इस तरह के इंसुलिन को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रो इंसुलिन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रो इंसुलिन। अब देखिए जब ये मैच्योर होगा, प्रो मतलब क्या, पहले जो बना ही है, जब मैच्योर नहीं हुआ है, जब ये मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के बाद ये जो है कितना चेन यहाँ बचता है, यहाँ पर बच जाता है 2 चेन। कितना चेन बचेगा, 2 ही चेन यहाँ बचता है, जिसके बाद इसको क्या किया जाए, और सी जो है वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा। सी क्या होगा, या इस तरह से सी जो है वो फ्री हो गया। समझ गए बात को। अब उसके बाद ये जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से या लिंकेज कहते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज से ये क्या होता है, जुड़ेगा, अटैच होगा और फिर बनाएगा क्या, इंसुलिन, जिसका हम लोगों के बॉडी को यूज है। यहां पे लिखा है इन एनिमल इंसुलिन अकर
में आ गया क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो इंसुलिन है, यहाँ पर देखिए ए बी एन चेन सी यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे तैयार किया जाता है। तो ध्यान दीजिए जरा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का हम लोग बात करेंगे किस तरह से तैयार किया जाता है। प्रोसेस वही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस कभी भी नहीं बदलता है। आप कहीं से कहीं चले जाइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग वही रहेगा। वेक्टर जीन निकालिए, फॉरेन जीन निकालिए, वेक्टर उसके बाद फॉरेन को वेक्टर में ऐड कीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाइए, फिर उसको कहीं पर प्लाज्मिड में इंटर करवाइए। प्लाज्मिड में इंटर करवा के जब वो प्लाज्मिड ग्रो करेगा, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद आप उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाल करके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करके तैयार कर लीजिए। वही काम यहाँ भी कहा गया है, केवल आप देखिए हो क्या रहा है। अगर हम लोग जीन का इंसुलिन का बात करें तो हम लोगों के बॉडी में ये 11th क्रोमोसोम पर होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। 11th क्रोमोसोम पर ये जीन जो है इंसुलिन का ये क्या है, प्रेजेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम ये यहाँ पर ये जो जीन है 11th क्रोमोसोम पर जो जीन है, यहाँ पर 153 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या होगा, कितना न्यूक्लियोटाइड, तो 153 न्यूक्लियोटाइड यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जिसमें से 63 न्यूक्लियोटाइड जो है वो होगा ए का, 63 जो है वो होगा ए का, और 90 जो है 63 न्यूक्लियोटाइड, 63 न्यूक्लियोटाइड जो है वो होगा किसका, ए का, और 90 न्यूक्लियोटाइड जो है वो होगा किसका, न्यूक्लियोटाइड जो है ये होगा किसका, तो बी का। अब आप देखिए 63 न्यूक्लियोटाइड है ए का और 90 न्यूक्लियोटाइड है बी का। अब आप देखिए कि यही न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या करता है, इंसुलिन के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, फिक्स करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यहां से निकाल करके इंटर कराएंगे कहां, तो ई कोलाई में, कहां इंटर कराए, एस्टेरेसिया कोलाई में। अब एस्टेरेसिया कोलाई क्या है कि आप जान लो, ये ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारा प्लाज्मिड जो है वो बड़ा हुआ रहता है। अब उस प्लाज्मिड में इसको ठूस दिए पकड़ के, अब इसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके प्लाज्मिड में एस्टेरेसिया कोलाई के प्लाज्मिड में इसको जैसे ही दिए, इसको ये ए और बी अभी अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसको लेकर के एक इंसुलिन के जीन को निकाल करके वहां इंटर कराए, उसके बाद एक से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन उसका होते रहेगा। उसके बाद कुछ समय बाद जब बहुत सारा प्लाज्मिड हम लोगों के पास आ गया, चलो जब क्या हुआ, बहुत सारा प्लाज्मिड आ गया हम लोगों के पास इस तरह से, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से चेन ए एंड चेन बी को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम लोग बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो देखिए ऐसा इस तरह से हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ए और बी को अलग अलग डाले ही थे, इंटर ही करवाए हैं अलग अलग, तो मिलेगा नहीं क्या हम लोगों को अलग अलग, क्या चेन ए और चेन बी अलग अलग रहेगा तो इंसुलिन के जैसा काम करेगा नहीं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड का यूज करके, डाइसल्फाइड बॉन्ड का यूज करेंगे, और इसके बाद इस चेन ए और चेन बी को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इंसुलिन तैयार कर लेंगे। समझ गए बात को, क्या करेंगे, इंसुलिन तैयार करेंगे। अब ये जो इंसुलिन बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ह्यूम्यूलिन, क्या कहेंगे, ह्यूम्यूलिन, क्या कहेंगे, ह्यूम्यूलिन। याद रखिएगा, फर्स्ट जो इंसुलिन था जेनेटिकली इंजीनियर, उसको ह्यूम्यूलिन कहा गया, मार्केटिंग में इसको इसी नाम से किया जाता है, ह्यूम्यूलिन। एक बात यहाँ पर और याद रखना है कि ये जो काम है ह्यूम्यूलिन, ये अमेरिकन कंपनी एली लिली नाम का, अमेरिकन एली लिली नाम का एक कंपनी था जो सबसे पहला ह्यूम्यूलिन जो है वो तैयार किया। यहां तक आपको वही चीज मिलेगा, समझ गए बात को। तो ये आप ध्यान दीजिए, क्या किए इसको देख लीजिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन किस तरह से तैयार किए, एक बार फिर से देखिए।
जो है इसका इंसुलिन काम कहाँ है 11th क्रोमोसोम पर, कहाँ है 11th क्रोमोसोम पर ये जीन है। अब ये जीन जो है इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है तो 153 न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 63 न्यूक्लियोटाइड ए का है और 90 न्यूक्लियोटाइड बी का है। अब ये जो 63 और 90 न्यूक्लियोटाइड ए और बी का है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल करके हम लोग कहा देंगे एस्टेरेसिया कोलाई के प्लाज्मिड के साथ अटैच कर दिए, एस्टेरेसिया कोलाई के प्लाज्मिड के साथ अटैच किए। जैसे ही वहां अटैच करते हैं तो अटैच करने के बाद क्या होगा, वहां जो प्लाज्मिड है वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ते गया नंबर उसका, उसके नंबर के बढ़ने के साथ साथ ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब वहां से आप क्या कीजिए, चेन ए और चेन बी को निकाल लीजिए, निकालने के बाद उसको क्या कीजिए, डाइसल्फाइड लिंकेज से अटैच कीजिए और बन गया आपका क्या, ह्यूम्यूलिन। ये जो ह्यूम्यूलिन है ये सबसे पहला कौन बनाया था, तो अमेरिकन कंपनी था जिसका नाम क्या था, एली लिली। ये सारा बात याद रखना आपको, कुछ भी चीज इसमें से भूलने वाला नहीं है। उसके बाद तो चलिए आ जाके हम लोग आ जाते कहा, तो जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, देखिए ये ऐसा अप्रोच है जिससे क्या किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक किया जाए। देखिए ए पोटेंशियल अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन मेल इज जीन थेरेपी। इसमें क्या किया जाएगा, जेनेटिक जो डिसऑर्डर है, चलिए जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, जीन थेरेपी का यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो जीन थेरेपी है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये सबसे पहला 1990 में 4 ईयर ओल्ड में, 4 साल के बच्ची में एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डाइएमिनेज, एडीए का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइएमिनेज डिफिशियंसी एंजाइम जो है उसको ठीक करने में किया गया था। ये एंजाइम जो है ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए जरूरी होता है। इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम जान रहे हैं ना, वैसा सिस्टम जो हम लोगों की बॉडी को क्या करता है, किसी भी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम। उस इम्यून सिस्टम के फंक्शन में ये क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कि इस चीज को यानी कि एडीए डिफिशियंसी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो है हम लोग कितने तरह से कर सकते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या किए, इस बच्ची में क्या किया गया या क्या किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सबसे पहला हम क्या बोले, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990। ये याद रखना है, कितना साल, कितने साल की बच्ची ने, तो 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद क्या था उसको, तो एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डाइएमिनेज डिफिशियंसी। अब एडीए करता क्या है, तो ये क्रूशियल फॉर, इट इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। समझ के बाद आपको, चलिए आ जाइए अब क्या सब इसमें कर सकते हैं। तो पहला इसमें एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, पहला क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखिए इसमें किया क्या जाएगा, तो इसमें जो है जो फंक्शनल एडीए है उसको क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। कहा, तो पेशेंट में इंजेक्ट किया जाएगा इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो नॉन फंक्शनल है उसको निकालिए, जो फंक्शनल है उसको दे दीजिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए, नॉन फंक्शनल को फंक्शनल से रिप्लेस कर दीजिए, बस हो गया आपका क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसके बाद में जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, क्या कीजिए, देखिए इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लिम्फो डब्ल्यूबीसी में। तो क्या कीजिए कि डब्ल्यूबीसी में इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, क्या किए, एक डब्ल्यूबीसी लिए, मतलब एक नहीं तो डब्ल्यूबीसी निकाले, डब्ल्यूबीसी निकाले यहां से इस तरह से। डब्ल्यूबीसी में आप क्या कीजिए कि एडीए को जोड़ दीजिए, कैसे, जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस से, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस से आप क्या कीजिए, एडीए को अटैच किए, और अटैच करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको अटैच करने के बाद इसको फिर इंटर करवा दीजिए, कहाँ, तो पेशेंट में हो गया। ठीक, चलिए देखिए अब आप देखिए जरा, ये दोनों प्रोसेस जो है ये क्या है, ये परमानेंट है, ये दोनों में से कोई परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है, तो कभी ना कभी ये जो आप डब्ल्यूबीसी लिए थे,
WBC का अपना लाइफ स्पेन है, उसके बाद वो क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा। अब वो डिजेनरेट अगर हो गया तो फिर क्या करना, फिर ये सारा काम कीजिए। एंजाइम रिप्लेसमेंट का भी अपना क्या है, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्पररी है, जो कभी ना कभी क्या होगा, कुछ समय में खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अर्ली एम्ब्रायोनिक स्टेज, जब क्या है कि जो फीटस है वो अगर एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही है, तब ही पता चल जाए कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। एग्जांपल ले लेते हैं एडीए का, क्योंकि हम लोग उसी का बात कर रहे हैं। एडीए डिफिशियंसी है इसको, इसमें क्या है, एडिनोसिन डाइऑक्सिनेज का कमी है। तो उस कंडीशन में अगर क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, उस कंडीशन में एम्ब्रायोनिक स्टेज में अगर इसको किया जाता है तो ये क्या हो सकता है, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं 4 ईयर ओल्ड गर्ल में, यहां क्या करेंगे, यहां पर ये लिम्फोसाइट का कोई एंजाइम रिप्लेसमेंट हर महीने करते रहिए। इसके बाद जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट, ये क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट, ये जब जैसे जैसे WBC खत्म होगा फिर इंटर करवाते रहिए। एम्ब्रायोनिक स्टेज में आप उसको कर नहीं सकते क्योंकि वो 4 ईयर ओल्ड है, 4 साल की बच्ची है, तो आप उसका एम्ब्रायोनिक स्टेज में कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो इसमें किया जाता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट। इस तरह के पेशेंट में क्या किया जाता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। यहां क्या किया जाएगा, इस जीन को मेरो सेल से निकाल के एडीए प्रोड्यूस करवाएगा और उसके बाद उसको क्या करेगा कि पेशेंट के बोन मेरो में क्या किया जाएगा, एंटर करवा दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है, ये दोनों ही क्या है, परमानेंट है। ये दोनों क्या है, परमानेंट प्रोसेस है। चलिए देख लीजिए इन सारी बातों को आप ध्यान से देखिए जरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा चीज जो है इसी से मिलेगा। चलिए बढ़े आगे। अब हम लोग आ जाते हैं कहां, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में। कहा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है। देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है कि ऐसा एनिमल जिसके जीन को मैनिपुलेट करके, ऐसा एनिमल जिसके जीन को मैनिपुलेट करके क्या किया जाता है, नया जीन बना दिया जाता है। ध्यान दीजिए जरा, ट्रांसजेनिक एनिमल whose genome has been changed to carry gene from another species, gene from another species. Animals that have their DNA manipulated in this way are known as transgenic animal. ट्रांसजेनिक एनिमल क्या, ऐसा एनिमल जिसके जीन को मैनिपुलेट करके उसमें नया कैरेक्टर इंटर करवा दिया गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। अब आप देखिए जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो था माइस, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक एनिमल। ऑलरेडी लिखा गया है फर्स्ट सक्सेसफुल, याद दे दीजिएगा, सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक एनिमल वाज माउस। समझ के बात को, ये क्या है, माउस है। चलिए इट वाज फॉलोड बाय रैबिट, पिग, शिप, कैटल etc. और भी बहुत सारा है, हलाया गया जिसको, लेकिन सबसे पहला जो है वो माउस है और सबसे आसानी से अवेलेबल है, इसलिए सारा काम उसी पर किया भी जाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जो है ये बनाए क्यों, बनाने का कोई ना कोई रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा जिसके कारण हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल को जो है यूज किए, मतलब बनाए। अब देखिए हम लोग देखते हैं बेनिफिट, इसका बेनिफिट देखिए, इसके बारे में लिखे नहीं है, आप कुछ समझिए, एनसीईआरटी में आराम से दिया है, आप इसको आराम से देख लीजिए। बेनिफिट्स क्या है इसका, तो सबसे पहला डेवलपमेंट, सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट। पहला है डेवलपमेंट, पहला क्या है, डेवलपमेंट। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज। तीसरा क्या है,
तीसरा है आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। चौथा है आपका वैक्सीन सेफ्टी, चौथा है वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी। और पांचवा है आपका केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इतना सारा काम जो है ट्रांसजेनिक एनिमल का है। चलिए आप आ जाइए, यहाँ बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट के सबसे पहला नंबर में डेवलपमेंट। देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल में हम लोग आसानी से स्टडी कर पाते हैं कि किस तरह से किसी भी एनिमल में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजी का स्टडी आप आसानी से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज, बहुत सारे डिजीज ऐसा है जिसका स्टडी ह्यूमन में करना मुश्किल है, इसलिए उसको उस एनिमल में, ट्रांसजेनिक एनिमल में इंटर करवाया जाता है और उसके बाद उसका जो डिटेल स्टडी किया जाता है। इसके बाद देखिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब बहुत सारा ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसा है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसमें? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को लेने में। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक काउ है रोजी, एग्जाम्पल है रोजी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में रोजी गाय के बारे में सुने हैं। ये क्या है कि इसमें इस काउ का जो मिल्क है, इस काउ के मिल्क का अगर हम लोग बात करें तो इसका मिल्क जो है वो ह्यूमन मिल्क की तरह होता है, इसका मिल्क जो है वो क्या होता है? ह्यूमन मिल्क की तरह होता है। इसका जो है इस मिल्क का यूज अभी क्या है कि बहुत सारे जगहों पर फीटस के मिल्क के फॉर्म में भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है और लैक्टेशन उसमें नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका के मिल्क का यूज जो है वो क्या है? काफी अधिक अमाउंट में काफी अधिक अमाउंट में किया जा रहा है। समझिए बात को। इसके अलावा देखिए गोट है, फिर मान लीजिए आपकी चीज है या फिर हेन है, एग, मिल्क, फिश, इस सब के प्रोडक्ट को यानी कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? वैक्सीन सेफ्टी। क्या आता है? वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज का वैक्सीन बनाया गया, तैयार किया गया, तो अब उसको सीधे ह्यूमन पे तो लगा नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कि वहां कुछ टॉक्सिक जो है वहां प्रेजेंट हो। अब वहां पर जो इतना टॉक्सिक प्रेजेंट है अगर किसी ह्यूमन को इंटर किया तो वो क्या होगा? उसका डेथ, तो फिर बवाल होगा। तो उस कंडीशन में यानी कि अगर कोई वैक्सीन तैयार हुआ उसको ह्यूमन पे लाने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल जो है माइस, सबसे बड़ा एग्जांपल है माइस, हर काम में माइस को यूज किया जाता है मैक्सिमम। तो वो जो वैक्सीन है उसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। इसके बाद है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल्स हम लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, क्रीम या फिर और भी बहुत सारा चीज है, जैसे आप मान लीजिए, जैसे इसके अलावा अगर आप देखिए तो बहुत सारा चीज ऐसा है जिसके केमिकल का यूज हम लोग करते हैं। समझ गए? परफ्यूम, शेविंग क्रीम, ये सब पाउडर, इन सारी चीजों का जो केमिकल्स है जो उसमें मिलाया जाता है उसको वहां पर मार्केट में यानी कि ह्यूमन के यूज में लाने से पहले उसको क्या किया जाता है? उन सारे केमिकल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल पर टेस्ट किया जाता है कि कहीं इसका जो रिएक्शन है वो तो नहीं हो रहा है। इस चीज को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का। तो ये सारा बेनिफिट है हम लोगों को किसका? तो ट्रांसजेनिक एनिमल का। समझ गए बात को? समझ में आएगा? अब आप आ जाइएगा तो बायो इथिक्स। क्या है? बायो इथिक्स। चलिए देखिए क्या है बायो इथिक्स। इथिक या आपके एनसीईआरटी में दिया सारा इथिकल इशू।
इथिकल इशू दिया हुआ है। चलिए देखिए क्या है कि हम लोग जो है किसी भी चीज का यूज करते करते इतना यूज करते कि यूज नहीं उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि कुछ इथिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए ethics include a set of standards by which a community regulates its behavior and decide as to which activity is regulated and which is not। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कि प्लांट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप इस एरिया में इतने ही प्लांट को कट कीजिए। अगर हम लोग किसी काउ से मिल्क निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना, हम लोगों को कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि एक समय में आप एक काउ से इतना ही मिल्क प्रोडक्ट यूज कीजिए, बाकी को आप क्या कीजिए उसके बॉडी में रख दीजिए या फिर जो काफ है उसको यूज में लाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सब चीज को भूल करके अपने फायदे के लिए क्या करते हैं कि प्लांट और अपने बेनिफिट के लिए प्लांट और एनिमल को काफी अधिक अमाउंट में यूज करना शुरू कर देते हैं। यही इसी चीज को रोकने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है GEAC। जिसका नाम क्या है? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जब तक, और इसके अलावा देखिए कि ये हो गया बायोएथिक्स। अब देखिए ये जो कम्युनिटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, इसका ये भी काम है कि ये यही अप्रूव करेगा जब तक नहीं तब तक आप किसी प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये इस कम्युनिटी का एक काम ये भी है कि आप ह्यूमन या किसी भी एनिमल का जब यूज करके किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर रहे। यानी कि एक तो आप के यूज से उस एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए, दूसरा कि आप उसका यूज करके किसी हार्मफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सके। इस चीज को देखने के लिए होता है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी। उसके बाद तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। चलिए ये हो गया क्या, बायो इथिक्स या इथिकल इशू, समझ गए आपको। इसके बाद आता है बायो पेटेंट। ध्यान दीजिए जरा, बायो पेटेंट है क्या। अगर हम लोग बात करते हैं बायो पेटेंट का, तो देखिए बायो पेटेंट क्या है। इस बायो मतलब बायो और पेटेंट मतलब पेटेंट मतलब क्या कह सकते हैं, डुप्लीकेट। पेटेंट मतलब डुप्लीकेट, मिलता जुलता। तो क्या है, जैसे पायरेटेड मूवी है, पायरेटेड मूवी होता है, उसी तरह से पेटेंट, बायो का पेटेंट लिविंग थिंग का जब हम लोग डुप्लीकेट तैयार करके उसका यूज करना शुरू कर देंगे वही क्या, बायो पेटेंट। देखिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं बायो पेटेंट, इस तरह से समझिए, एट प्रेजेंट पेटेंट आर बीइंग गारंटेड फॉर बायोलॉजिकल entities and for product derived from them. These पेटेंट आर कॉल्ड बायो पेटेंट। अगर किसी एक लिविंग से कोई उसका डुप्लीकेट तैयार कर लिया जाए तो वही क्या है, बायो पेटेंट। अब देखिए कि बायो पेटेंट जो है, आप उसका डुप्लीकेट उसको तैयार करने के लिए, उसका डुप्लीकेट जो आप तैयार करेंगे उसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट जैसे कहने का मतलब कि आप क्या करते हैं कि कोई चीज, जैसे अगर मान लीजिए इंडिया का हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हम लोग बायोडायवर्सिटी में क्या है, अभी भी सभी देश से आगे है, रिच है। सबसे पहला जो है हम लोग ले लेते हैं नीम। क्या है, नीम। दूसरा है टर्मरिक, तीसरा है राइस। तीसरा क्या है, राइस। सबसे पहले हम लोग राइस का ही बात कर लेते। जैसे राइस है, इसका लगभग 2 लाख वैरायटी है केवल इंडिया में। अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो राइस का 2 लाख वैरायटी हम लोगों के पास है। इसमें से एक राइस का वैरायटी है बासमती। इसको क्या किया कि उसका बायो पेटेंट तैयार किया। कौन, तो अमेरिका।
राइस का बायो पेटेंट, बासमती राइस का जो बायो पेटेंट है वो अमेरिका तैयार किया और बिना गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के वो अपना लेबल लगा के उसको क्या किया, मार्केट में लाया। कुछ ये जो प्रोसेस है कि बिना ऑथराइजेशन लिए, बिना ऑथराइज्ड चीज को मतलब राइस का पेटेंट लेकर के अपने नाम से वो तैयार कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बायो पायरेसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायो पायरेसी। यानी कि बिना किसी लीगल इंफॉर्मेशन के किसी भी चीज का पेटेंट, किसी भी लिविंग थिंग का पेटेंट तैयार कर हम लोग अगर काम करते हैं वो है क्या, बायो पायरेसी। बाद में फिर क्या किया गया कि इसको लाया गया इंडिया, अभी जो है वो क्या किया कर सकता है कि अब उस राइस का जो पेटेंट है वो बना नहीं सकता है। इसी तरह से नीम, इसका भी बहुत सारा मेडिसिनल यूज है नीम का, तो नीम को भी क्या किया, इसका भी पेटेंट बना करके बिना ऑथराइजेशन का काम किया। टर्मरिक का भी हुआ, इसका भी क्या मेडिसिनल यूज है, जैसे इसका यूज आप जान ही रहे, बहुत सारा क्रीम में भी दिखाया जाता है कि इसको क्या किया जाता है, यूज किया जा रहा है। नीम, इस सब का बायो पेटेंट बना करके क्या किया, बिना ऑथराइजेशन लिए, बिना ऑथराइज्ड गवर्नमेंट के, बिना गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के इसको क्या किया गया था, यूज कर लिया गया था। लेकिन बाद में इस चीज पर क्या किया गया, बैन कर दिया गया और इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते क्या, बायो पायरेसी। समझ गए बात को, बस यही बात है। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये हो गया खत्म। समझ गए बात को, बाकी जो छोटा थोड़ा वो चीज है वो आपको पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। हम फिलहाल इस चैप्टर को करते हैं खत्म। चलिए।